चाइना के हवाले से क्या समझते हैं? क्या वो किसी और महाज पे गर्म है? क्या वो उसकी दिलचस्पियां कुछ तब्दील हो चुकी हैं? क्योंकि जौहरी आबदोस से बैनुल बर्र आज़मी मिज़ल का दागा जाना और उसके अंदर जो वॉर हेड है वो डमी रखा जाना और बहरुल काहिल के अंदर जाके उसका गिरना और उस पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान और फिर बशमूल अमरीका उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और फिर ये कहा जाना कि जो जौहरी एसेट्स हैं उनकी तादाद 2030 तक चाइना जो है वो 1000 से ज़ायद तक ले जाएगा। तो चाइना की तरजीहात इस वक्त खत्ते में जंगी एतबार से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं या फिर उसकी पॉलिसी वही है जो माजी के अंदर थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है? देखें दोनों का, रशिया का फॉर एग्जांपल, रशिया की जो एंगेजमेंट्स है इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया जो है वो फंसा हुआ तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मेरे ख्याल में लेवरेज नहीं देना चाहता कोई भी चीज बता के कि उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। तो रशिया तो चले यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर हम कह सकते हैं और सैंक्शंस के ऊपर कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी इस वजह से जो है वो खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी हमेशा से रखा हुआ है। चाइना ने कभी भी उस तरीके की ना मिलिट्री एंगेजमेंट किसी मुल्क के साथ की है, ना वो कभी भी चाहता है कि वो करे, क्योंकि चाइना के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके ट्रेड को अफेक्ट करता है। चाइना इस वजह से अभी इस वक्त जो खामोशी इख्तियार किया हुआ है वो इसीलिए किया हुआ है ताकि जो टर्बुलेंस मार्केट के अंदर देखी जाती है यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल, या दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो टर्बुलेंस देखी जाती है, अगर चाइना अपने आप को एंगेज करता है इस टर्बुलेंट टाइम के अंदर या इस अनस्टेबल टाइम के अंदर, तो वो इंस्टेबिलिटी जो है वो चाइना के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल हो सकता है कि चाइना ने, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी चाइना नहीं चाहेगा अपने ऊपर लेना, तो इस वजह से चाइना जो है वो खामोश हो। वरना चाइना की ऐसी एंगेजमेंट्स नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर दुनिया जो है वो चाइना को उस तरीके से ब्लैकमेल कर सके जिस तरीके से दूसरे ममालिक को किया जाता है, क्योंकि चाइना बहरहाल इकोनॉमिकली जो है वो रिलायंस मेंटेन करता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो आई थिंक कि इस वक्त खामोशी इसी वजह से है ताकि इंस्टेबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए अपने मुल्क के अंदर और बाहर ही चीजें रहें। अच्छा जॉन, ये बताइए कि बहुत सारी खबरें ये हैं कि तुर्किया के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उन्होंने F-35 के 6 यूनिट्स उनको देने का ऐलान किया या उस प्रोग्राम के अंदर शामिल करने का ऐलान किया, तो ख़बरें ये हैं कि उनके पास जो S-400 सिस्टम है जो रशिया से लेने पर उन्हें F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने निकाल कर उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी और जिसकी वजह से उनका जो कान फाइटर जेट का मंसूबा है वो भी तात्तुल का शिकार है, क्योंकि उसमें जो इंजन्स हैं वो अमरीकी दरामद शुदा हैं और अमेरिका अगर उसकी इजाज़त नहीं देगा तो उनके उस सिस्टम के ऊपर भी मसला आएगा। तो क्या मौजूदा मंजरनामे में वो S-400 जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मशरक़ वस्ता के किसी और मुल्क में मुंतकिल करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो ये ईरान के लिए किस हद तक परेशान कुन? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ईरान को। उसकी वजह यह है कि टर्की का जो रोल है, आप समझें इसको, टर्की के अंदर जो बेसिस है, इंसरलिक बेस है फॉर एग्जांपल, या दूसरे जो बेसिस हैं वो जो नेटो के बेसिस इंस्टॉल्ड हैं, ईरान को पता है कि अगर जंग बढ़ती है तो टर्की की तरफ से जो यूएस और नेटो की इंगेजमेंट्स हैं वो हो सकता है शुरू हो जाए। टर्की ने अभी तक अपना महाज संभाला हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि टर्की ने रोका हुआ है यूएस को किसी ना किसी तरीके से कि वो मिलिट्री इंगेजमेंट्स ना करें। हाँ, इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर एग्जांपल वहां से हो सकती है, रिकॉनेसेंस हो सकती है। अगर तो यूएस F-35S जो प्रोवाइड करने की बात हुई हुई है, 6 यूनिट जो प्रोवाइड करने की बात हुई हुई है, अगर तो उसके अंदर कामयाबी से हो जाता है तो भी आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा। और S-400 सिस्टम जो है वो अगर मूव करता है तो भी आई थिंक वो जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ईरान के किसी फायदे में यूज नहीं हुआ, ना ही ईरान के किसी नुकसान में यूज हुआ है। तो ये चीज ईरान के हवाले से आई थिंक इररेलेवेंट है। बट एक चीज है जो ईरान को अफेक्ट करती है। क्या चीज अफेक्ट करती है? वो ये अफेक्ट करती है कि जो तेल अजरबैजान से मूव होकर तुर्की के थ्रू जाता है और तुर्की से लोड होकर फिर इजराइल की तरफ जाता है, वो चीज जो है वो ईरान को जरूर अफेक्ट करती है। अगर वो चीज जो है वो आगे बढ़ के टेंशंस बढ़ती हैं, F-35S की टेंशंस फॉर एग्जांपल इसराइल की और टर्की की बढ़ती हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि चीजें चेंज होकर किसी तरफ ईरान के फायदे में जाएं। लेकिन उसमें भी हमें पता है कि टर्की जो है वो उस तरीके से अपने आप को नहीं पुश कर सकता कि अच्छा वो यूएस जॉन, को एक मना चीज़ करे या वो बताइए, ये अपने आप को किस रोक भी बुनियाद पे सकता है। कहा जा रहा है कि नेटो जो है वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? अगर तो ईरान जो है वो तुर्की की उस बेस को हिट नहीं करता तो फिर नेटो के पास क्या वजह हो सकती है? और अगर जवाबी तौर पे ईरान हिट करने की सोचेगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नेटो ही इब्तदा क्यों लेगा और अब की बार
क्या ऐसा तब्दील हुआ जो माजी करीब में नहीं हुआ था, जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम्हारी जंगें हमने लड़ी और हमारी जब जंग आई तो तुमने पीठ दिखा दी? देखिए, पहले जब जंग हो रही थी, शुरू हुई थी, जब नुकसानात यूएस बेयर कर रहा था, तब नेटो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अब नेटो कैसे इन्वॉल्व होगा जब इतना सारा नुकसान सामने आ गया कि यूएस का किस तरीके से हशर हुआ है उनके बेसिस का। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, देखिए नेटो के की स्टेक होल्डर्स कौन है। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फॉर एग्जांपल फ्रांस, फॉर एग्जांपल यूके। अगर यूके की बात करें तो साइप्रस के अंदर जो यूके का बेस है और डिएगो गार्सिया के ऊपर जो वार्निंग शॉट्स फायर हुए, उसमें यूके को इशारा मिल गया कि जी हमें इन्वॉल्व नहीं होना, वरना ईरान जो है वो जंग धकेल देगा हमारे ऊपर। फ्रांस फॉर एग्जांपल, फ्रांस का बेस था इराक के अंदर, उसको हिट किया गया किसी और की तरफ से, बहरहाल हिट किया गया, लेकिन फ्रांस को एक मैसेज मिल गया कि जी हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना, वरना हमारे ऊपर नुकसान हो सकता है। अगर नेटो इन्वॉल्व होगा तो वो किस बेसिस पे होगा? वो इस बेसिस पे होगा कि फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर हमले हों, ईरान जवाबी कार्रवाई में इसको एक्स्ट्रा रीजनल लेके जाए, लेकिन ईरान जो है वो डायरेक्टली फिर कबूले भी कि उन्होंने अटैक्स जो है वो नेटो की बेसिस के ऊपर किए हैं। मुझे जो लग रहा है सिलसिला चलता हुआ वो ये नजर आ रहा है कि नेटो के ऊपर, नेटो की बेसिस के ऊपर आगे अगर जंग होती है तो अटैक्स तो जरूर होंगे, लेकिन ईरान जो है वो शायद बताए ना कि ईरान ने अटैक्स किए, या तो शायद क्या ईरान खुद से ना करे, शायद कोई ईरान तो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो क्या करे। ये मुमकिनात में से है कि वहां पर कोई फॉल्स फ्लैग अटैक हो और उसको ईरान का अटैक कह के ईरान पे हमले कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नेटो को धकेलने के लिए यही काम किया जाएगा कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल ने ये चीज पहले की भी है। जो आपका अरामको की फैसिलिटी है फॉर एग्जांपल, या जो दूसरी जगहों के ऊपर अटैक्स हुए थे, और टर्की के ऊपर एक दफा और जो है वो ड्रोन कहीं से आया था। तो फॉल्स फ्लैग बिल्कुल पॉसिबल है इसके अंदर। लूकस ड्रोन जो है वो बनाते हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक ईरान, आपको नजर आएगा कि ईरान जो अटैक्स करता है, ईरान उनको ओन करता है जब भी करता है, भले वो जहां पे भी किए हो। तो आपको नजर आएगा कि नेटो को धकेलने के लिए हो सकता है कि काविश हो इसराइल की कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि नेटो को भी पता है कि अगर जंग होती है तो उनका कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका बाबल मंदब के ऊपर जो रिलायंस है 30% फॉर एग्जांपल, जो ट्रेड रूट गुजरता है बाबल मंदब के थ्रू, वो अगर बंद होगा तो ये पूरी ईयू के लिए खतरा है। उनको, उनकी पहले ही हालात इंटरनली आपको पता है किस तरीके से खराब हो रहे हैं। मतलब पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स वहां पे ओवररन हो रही हैं। वहां पे डिवीजन जो है वो कंट्रीज का हो रहा है कि नेटो के ऊपर ऑलरेडी हमें रिलायंस नहीं करनी है। तो वो नेटो को भी तोड़ सकता है और ईयू को भी तोड़ सकता है अगर ऐसी जंग बढ़ती है और नेटो की तरफ जाती है। तो इसराइल का इसमें इंटरेस्ट होगा। देखें इंशाल्लाह अगर ऐसा नहीं होता, दुआ तो यही है कि ना हो, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल इसके अंदर मुमकिनात में से है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बढ़ा किया जाए ताकि ईरान के खिलाफ जो है वो नेटो को एंगेज करवाया जाए, एंड द पॉसिबिलिटी इज क्वाइट हाई। अच्छा, तो इस पे फिर मुमकिनात क्या हो सकती हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दें, और अगर कर दें तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, असलहा तो नया है, तैयारे तो अच्छे हैं, लेकिन चलाने की काबिलियत कितनी है उस पर एक सवालिया निशान है। तो क्या वो जंग लड़ने की अहलियत रखते हैं? क्या इस जंग के अंदर वो तमाम मंदरजात जो हैं उससे सरफे नज़र कर लेंगे कि मुआशी एतबार से उन्हें कितना नुकसान होगा, सयाहती एतबार से कितना नुकसान होगा? क्या वो इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार दिखाई देते हैं? अरब ममालिक तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुके हैं और रियलाइज कर चुके हैं। देखिए, पहले भी जंग के दौरान आपको रिपोर्ट्स आई होंगी कि कुछ अरब ममालिक हैं जिन्होंने हमला डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया यूएस और इसराइल के साथ कि वो हमला करें ईरान के ऊपर। अब आई थिंक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि उनको रियलाइजेशन है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं ले सकते ईरान के खिलाफ डायरेक्टली एटलीस्ट, और बेसिस देना, एयर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करना, उसमें तो उनको रिटेलिएशन यूएस के ऊपर ही नजर आएगा कि यूएस के बेसिस को ही हार्म किया जाएगा। लेकिन अगर अरब ममालिक अपने आप को डायरेक्टली इंगेज करते हैं तो देखें अरब का जो रिलायंस है वो किस चीज के ऊपर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रिलायंस है, वो ऑलरेडी ईरान के ऊपर कंट्रोल्ड है। टूरिज्म के ऊपर रिलायंस है, वो एक मिसल की मार है, और टूरिज्म जो है वो एक मिसल के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो बनाए हुए इन्होंने मुल्क, उनके ऊपर जो है वो एक मिसल गिरने से ही टूरिज्म इफेक्ट हो जाती है। तीसरा, उनका जो इंटरनेशनली जो उन्होंने कंपनीज को बुलाया हुआ है, जो अमेजॉन है फॉर एग्जांपल, जो जितनी भी कंपनीज हैं जो कि क्लाउड सिस्टम्स अपने बेस की हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारी चीजें इसी के ऊपर रिलायंस में है कि वो फॉर एग्जांपल टूरिज्म के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर काम करती हैं। वो भी अफेक्टेड है ईरान की हॉर्मोज की वजह से। ऑयल का जो सिस्टम है और गैस का जो सिस्टम है, आपको पता है कि ऑयल और गैस की रिलायंस है अरब ममालिक की। ऑयल और गैस की रिलायंस भी आपको पता है कि कतर के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ और 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी डाउन हो गई है, वो अपना तेल जो है, वो अपनी गैस जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो अरब ममालिक को ये बात पता है कि अगर जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान अरब ममालिक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत आसानी से जितने भी टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सकता है, क्योंकि अरब ममालिक जो है वो बराबर में है बिल्कुल। और ईरान ने, अरब ममालिक को पता है कि ईरान ने इस वक्त जो है वो हल्का हाथ
साथ रखा हुआ है, अगर जंग बढ़ती है तो डायरेक्टली जो है वो और ज्यादा एस्केलेट करके डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अरब ममालिक जो है उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे दोबारा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, एक दो ममालिक हैं जो इसके अंदर एंगेज रखेंगे, लेकिन फिर हमें पता है कि उनके साथ जो है वो वही होना है जिस तरीके से पिछली जंग के अंदर हुआ था, और लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। देखिए यासिर, दो सुपर पावर्स के साथ, दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ, जिसमें से एक सुपर पावर है और दूसरा जो है वो कब्जा ग्रुप है, लेकिन कब्जा ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, उनके साथ 8 ममालिक के अंदर एंगेज करना एक सिंगल कंट्री के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन ईरान ने बहरहाल ये चीज करके दिखाई। और जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये चीजें हो रही थी उनको रिकॉग्नाइज हो चुका है कि अगर दोबारा चीजें बढ़ती हैं तो वो स्केल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि ईरान ने जो अपना स्टॉक पाइल यूज किया है वो पुराना स्टॉक पाइल यूज किया है। ईरान ने अभी तक अपनी नई टेक्नोलॉजीज, दोबारा मैं कह रहा हूं, ईरान ने अपनी काफी सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने नहीं दिखाई हैं। तो बात सारी है कि अरब ममालिक अब इस वक्त आई थिंक रिवर्स कोर्स के अंदर यूएस को बाहर भेजने की बात करें तो बेहतर है, ना कि अटैक्स की बात करें। एंड आई थिंक कुछ बेसिस के जो है वो उसके अंदर एग्जिट आपको नजर आएगा यूएस का, कुछ ममालिक में से आई थिंक एग्जिट नजर आना चाहिए जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं।